आज एक विशेष चर्चा हम स्टूडियो में आयोजित करेंगे दर्शकों, और इसके लिए विशेष मेहमानों को हमने आमंत्रित किया है। आइए मिलकर स्वागत करते हैं पहले हमारे अतिथि का, प्रबंध संचालक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया श्री कल्याण कुमार जी। सर, आपका बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और दूसरे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे जी। सर, आपका भी स्वागत है। यू आर द डायरेक्टर, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर। सर जी हाँ, क्योंकि आज बात हम बैंकिंग सेक्टर की भी करने वाले हैं, फाइनेंस के मुद्दों पर भी चर्चा होगी, साथ ही एजुकेशन की बात होगी, रिसर्च की बात होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात होगी। शुरुआत करते हैं कल्याण कुमार सर आपसे। किस प्रकार से देखते हैं कल प्रस्तुत हुए बजट को? कितना ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड है, कितना ज़्यादा यूथ ओरिएंटेड है और कितना ज़्यादा विकसित भारत ओरिएंटेड है? धन्यवाद मयंक जी। कल का जो ये बजट है, ये निश्चित रूप से जो आपने संकल्प की बात की, ये तीनों संकल्प इसका हृदय है और इसकी प्रेरणा है। पहला संकल्प ये ग्रोथ फोकस्ड है, जो विकास को, और ये विकास निरंतर बिना बाधा के हो। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ है, उस विकास की निरंतरता और उसे सफल बनाने के लिए हम किस तरह से कैपेसिटी बिल्ड करें। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपने कहा सबका साथ सबका विकास, जितनी भी हमारी संसाधन है, जितनी भी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जितनी भी हमारी सहूलियतें हैं, वो सहज सुलभ हो देश के सभी नागरिकों को समान रूप से। तो ये आत्मा इस बजट की है जो आपने इस बात को रखा। और आगे की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी रिकमेंडेशंस है, वो देश को विकसित भारत की तरफ त्वरित गति से बढ़ाने में सहयोगी होगा। सर, चूंकि आप सेंट्रल बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं और कल के बजट में ये बात कही गई कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी फॉर बैंकिंग ऑन विकसित भारत, तो किस प्रकार से आप बैंकर्स का और बैंकिंग सेक्टर का रोल देखते हैं विकसित भारत के निर्माण में? ये कदम बहुत ही समसामयिक है, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। आपने देखा होगा कोविड के बाद जो ग्राहकों की ज़रूरतें बदली, उन्हें हर चीज़ जैसे चाहिए अमेज़न पे या जोमेटो के हिसाब से, वैसे ही बैंकिंग सर्विसेज भी टेक्नोलॉजी के आधार पे चाहिए। तो विगत वर्षों में बैंकों ने ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुसार अपने आप को बदला। बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स, बहुत सारी उनको सहूलियत बैंकिंग के लिए, कागज़ों की कम ज़रूरत पड़े, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर सकें। तो ये जो विगत वर्षों में इस क्षेत्र में बैंकों ने महारत हासिल की। साथ ही साथ अब जो भारतवर्ष, हम जो स्वप्न देख रहे हैं कि हम विकसित भारत 2047 तक बनेंगे, तो इसकी जो ज़रूरतें मतलब आपने देखा होगा इस बजट में सेमीकंडक्टर पे फोकस है, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पे है, रोडवेज पे काम हो रहा है, तो ये सारी अपार बायो फार्मा पे हो रहा है। तो ये सारी जो क्षेत्रें हैं, इस क्षेत्रों में बैंकों की जो अहम भूमिका होनी है, उन्हें कैसे हम सपोर्ट कर सकेंगे, उसके लिए उपयुक्त ढंग से हमारे अंदर टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ हमारे लोग किस तरह तैयार हो सकेंगे। तो इसके लिए इस तरह की हाई पावर कमेटी की इसलिए ज़रूरत है कि वो स्ट्रक्चर्ड वे में, स्ट्रेटजिक वे में इस पर विचार करके आगे की रणनीति तैयार कर सके कि बदलते हुए परिवेश में और परिस्थिति में भारतीय बैंक किस तरह से अपना योगदान दे सकता है, उस तरफ ये एक बहुत ही स्ट्रेटजिक कदम है। बिल्कुल। प्रोफेसर अविनाश जी, आप एजुकेशन फील्ड से आते हैं। बजट में आपको एजुकेशन फील्ड में किस तरह से और क्या क्या स्कीम्स न्यू इंट्रोड्यूस हुई हैं, उस बारे में बताइए। युवा शक्तियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कदम है वो सेकेंडरी एजुकेशन और लिटरेसी में जो इस बार आउटले है, वो आउटले हमेशा से सबसे सर्वाधिक है। और 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स, 500 कॉलेजेस में AVGC, एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ मुंबई के तत्वावधान में वहाँ पर कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना होगी। और बच्चे डे 1 से जो क्रांति है, औद्योगिक क्रांति, विशेष करके जो औद्योगिक क्रांतियों का एक सिलसिला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनको सक्षम बनाया जाए। और सक्षम बनाने के साथ साथ AI और ऐसी AI जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंक्लूसिव के होने के साथ साथ एथिकल भी हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए जो प्रयास हैं वो सराहनीय है। दूसरे जो उपागम है उनमें
टेक्नोलॉजी आपने बताया सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर की जो 4 वर्टिकल्स हैं उनमें फाउंड्रीज और फैब्रिकेशन की फैसिलिटीज़ देश में लगे, इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसी के साथ साथ जो अन्य उपागम हैं उन पर भी एम्फेसिस है, जिसमें कि मेडिकल में खास करके बायो फार्मा शक्ति, 3 नाइपर की स्थापना, 3 एम्स आयुर्वेद के लिए, 1.5 लाख केयर गिवर्स को इक्विप करना, IIMs के द्वारा टूरिस्ट गाइड्स 10,000 के आसपास, ऐसे क्लस्टर्स बनाए जाए जहाँ पर लिविंग लेबोरेटरीज के फॉर्म में इंडस्ट्री का उनको बच्चों को पहले से ही लीडरशिप बनने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो। ये सारे उपागम ऐसे हैं जो कि युवा शक्ति को एनाबल करते हैं और तीनों कर्तव्यों के प्रति सरकार की अपने देश की के समर्पण की भावना को व्यक्त करते हैं। सर, क्या आउटकम देखते हैं इसका और कितने ड्यूरेशन में आपको लगता है कि इसके आउटकम सामने आ जाएंगे? जहाँ तक कंटेंट की बात है जी, AI अब ऑल परवेजिव हो गया है जी, सभी लोग बहुत ही सहजता से उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उस AI को प्रोडक्टिव बनाना ये हमारा कर्तव्य है जी। और उसके लिए उनको किस प्रकार से चैनलाइज किया जाए, और AVGC की जिसकी हमने बात की जी, बच्चे बहुत आज के समय में जो जिनकी बात हम करते हैं जेन जी, अल्फा, बीटा जी, वो टेक सेवी होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी को इतनी अच्छे से आत्मसात करते हैं, अगर उनको चैनलाइज कर दें तो आपका उसको परिणाम देखने में समय नहीं लगेगा और आपको उसके परिणाम तुरंत प्राप्त होना शुरू होंगे जी। केवल इतना ही नहीं, जो नाइट स्काई की बात हम लोगों ने लद्दाख में सोची थी, भारत सरकार की तरफ से टेलीस्कोप्स, बड़े टेलीस्कोप्स, 4 बड़े टेलीस्कोप्स लगाना, और वो भी इंफ्रारेड रीजन में, कॉस्मोस टू प्लेनेट टीवी, इसका भी प्रावधान इस बजट में है। तो हार्डकोर या डीप साइंस के साथ साथ सारे प्रकार के जो कौशल हैं, कौशल विकास या उद्यमिता को ध्यान में रखते हुए उस पर एम्फेसिस है। एक हाई पावर्ड कमेटी भी है जिसका उद्देश्य स्टैंडिंग कमेटी के तौर पर एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज, वो यह देखेगा कि किसी तरह से कहीं पर कोई पाठ्यक्रम में और जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की उसमें कहीं कोई गैप ना रह जाए। लगातार कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के द्वारा पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाना जी, ये उनका कार्यक्षेत्र। मिला के यूथ को एम्पावर भी करना है, एम्प्लॉयबल भी बनाना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करना है। सर, आपने उद्यमिता की बात की और इसी विषय को आप तक लाना चाहता हूँ कल्याण कुमार सर, क्योंकि कल के बजट में ये भी घोषणा हुई कि 10,000 करोड़ SME ग्रोथ फंड फ्यूचर चैंपियंस क्रिएट करने के लिए सरकार आवंटित करने जा रही है। तो ये फ्यूचर चैंपियंस कौन होंगे SME सेक्टर के, और कैसे बैंकिंग सेक्टर इसमें कैटलिस्ट की भूमिका निभाएगा? SME सेक्टर देश के विकास का ग्रोथ इंजन है जी, और निश्चित रूप से काफ़ी इससे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, इवन एक्सपोर्ट में भी इसका काफ़ी बड़ा योगदान है जी। इस क्रम में जो कल का बजट है 3 पार्ट पे, इक्विटी 10,000 करोड़ आपने बात की, 10,000 करोड़ ग्रोथ फंड के हिसाब से दिया गया है, साथ ही साथ 2,000 करोड़ और भी टॉपअप के रूप में उपलब्ध है। और दूसरी जो बड़ी सपोर्ट है वो है लिक्विडिटी की, जिसमें ट्रेड्स के आधार पे इनवॉइस फाइनेंसिंग अभी भी है, बट इसको और भी हम जेम पोर्टल से जोड़ के इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनकी परचेजेज जो SME से होना है, और साथ ही साथ इसका जो CGT MSE गारंटी कवरेज देना, ये इसको हमेशा मतलब उस इंडस्ट्रीज़ को लिक्विडिटी हमेशा उसके साथ रहेगा। तीसरा और सबसे बड़ी जो सपोर्ट इस बजट में दिया जा रहा है, जिसकी बहुत ज़रूरत थी, जो छोटे मोटे उद्योग धंधे जिनको हम फिनेंस करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी नहीं होने की वजह से, कंप्लायंस के बारे में महारत हासिल नहीं होने की वजह से वो सारे आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो इस बजट में जो कारपोरेट मित्रा का कंसेप्ट है, ये गेम चेंजर है। आने वाले समय में वो कारपोरेट मित्र और खासकर टायर 2 और टायर 3 सिटीज जहां इस तरह का ज्ञान संवर्धन या हैंड होल्डिंग की कमी है, तो ये निश्चित रूप से उन लोगों का हैंड होल्डिंग करके उन्हें नेक्स्ट लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में उन्हें निश्चित पहुंचाएगा, और उसके चलते जो MSME है एक इम्पॉर्टेंट ग्रोथ इंजन की तरह कार्य करेगा जी। पर सर, एक लेमैन जानना चाहता है कि क्या ऐसे आवंटन से क्रेडिट अवेलेबिलिटी और सुगम होगी,
या और बढ़ेगी? क्या क्रेडिट सप्लाई भी बढ़ेगा इकोनॉमी में? देखिए, जब हमारा नॉलेज बढ़ता है, पहले तो मैं आपको बताऊं, एमएसएमई सेक्टर में अभी भी 50 से 60 लाख करोड़ ऐसा है जो क्रेडिट लिया जा सकता है, बट लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। अभी भी मात्र 30 से 35% ही ऋण जितना चाहिए एमएसएमई सेक्टर में वो उन्हें प्राप्त हो रहा है फॉर्मल चैनल से, और बाकी 50-60 लाख करोड़ अभी भी मार्केट है जहां हमें जाना है। उसकी वजह यही होती है कि जो हमारे छोटे मोटे उद्योग धंधे वाले व्यक्ति हैं उन्हें ये पता नहीं है हमें कौन सी टेक्नोलॉजी लें जिससे हम कम्पिटिटिव रह सकें। और भी जो हैंड होल्डिंग की बात मैंने किया कंप्लायंस में, और बाकी जो और भी उनका जो उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिए जो पूरी सप्लाई चेन है उसके बारे में ज्ञान नहीं होने की वजह से वो नहीं ले पाते थे। तो जो ये हैंड होल्डिंग और जो कंप्लायंस के लिए जो हम कारपोरेट मित्रा की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ बैंकों के हिसाब से भी मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास RCTs होते हैं, हमारे पास फिनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स, उनके माध्यम से भी हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। तो उससे जो क्रेडिट लिंकेज होता है हमारा, उसमें उनको क्रेडिट अवेल करने की क्षमता बढ़ती है। तो बजट का जो ये प्रावधान है, निश्चित रूप से जो आपका प्रश्न है कि उन्हें जो है और अधिक क्रेडिट लेके अपने उद्योग धंधे को आगे बढ़ाने में सफलता हासिल होगी। जी प्रोफेसर अविनाश जी, युवा शक्ति पर भी जोर दिया गया है, उसके बारे में बात की गई है। ऐसे में हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो गर्ल्स एजुकेशन को किस तरह से आप देखते हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रत्येक जिले में बालिकाओं के लिए छात्रावास का प्रोविज़न, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की बात की जानी चाहिए। निम्हांस जो अभी तक केवल एक था, मेंटल हेल्थ को बच्चों के लिए, जहाँ आज के समय में तमाम प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मेंटल हेल्थ पर ध्यान रखना। निम्हांस दूसरा, उत्तर भारत में स्थापना। ये कुछ उपाय हैं जिनमें कि बालिकाएं या सभी क्षेत्र से आने वाले हमारे बच्चे, और जो TCS का कॉन्सेप्ट है उसको घटा करके, जिससे कि जो टैक्स कंप्यूटेड एट सोर्स वो 5% से 2% कर देना। तो इस प्रकार के जो उपागम है वो युवा शक्ति को, और युवा शक्ति केंद्रित जो योजनाएं हमारी हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर की बात हो डीप टेक में, चाहे वो AVGC की बात हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने के लिए आपको जो लेबोरेटरीज चाहिए, बड़े टेलीस्कोप्स शायद अभी तक हमारे देश में उनकी, अभी हम लोग 30 मीटर टेलीस्कोप की बात कर रहे थे जो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया हवाई में, लेकिन हमने अपनी क्षमता इस प्रकार वृद्धि कर ली कि हम उस टेलीस्कोप को अपने देश में कई जगह ला सकते। 4 टेलीस्कोप्स की परिकल्पना। जी प्रोफेसर पांडे, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्टैब्लिश करने की भी बात की गई, तो कैसे देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या फ़ायदे हैं, और कब तक और किस प्रकार से ये फ़ायदे युवाओं तक पहुँचेंगे? ये लिविंग लेबोरेटरीज के तरफ जी, बच्चे उसी इकोसिस्टम में जहाँ पर उन्होंने वर्क टू लैब की बात, आपने कोई चीज़ सिद्धांतिक रूप से पढ़ा जी, और उसको आपने जिया प्रैक्टिकली, ये संभव हो सकेगा इन 5 टाउनशिप्स में, जहाँ पर यूनिवर्सिटी जो होंगे या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के क्लस्टर जो होंगे वो एक तरह से इंडस्ट्रीज़ की गोद में होंगे। लीडरशिप की क्षमता विकसित करना, और किस प्रकार जो चुनौतियां हैं औद्योगिक जगत की, उसमें जो गैप हुआ करता है कि हमने कोई सैद्धांतिक चीज़ समझ लिया और उसको इम्प्लीमेंट करना है, उनके बारे में डे 1 से। तो आप तो ये ऐसा समझिए कि लिविंग लेबोरेटरी में ऑन द जॉब ट्रेनिंग उनको डे 1 से उपलब्ध हुआ। जी। तो हमारी जो पहले क्षमता जाती थी कि हम पहले उनको पढ़ने के बाद फिर इंडस्ट्री कंप्लायंट या इंडस्ट्री रेडीनेस बनाने के लिए फिर से ट्रेनिंग कराते थे, वो इनबिल्ट होगा। जी। कल्याण कुमार जी, किसान भाइयों की अगर हम बात करें तो उनमें उनके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा है, और कुछ बायो इनपुट संसाधन केंद्र भी उनके लिए खोले जाने की है आज, तो उस बारे में कुछ बताएं।
मैं इससे पहले अंशु जी आपका इस प्रश्न का जवाब देने से पहले एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे माननीय पांडे साहब ने जो बताया, आपने महिला के बारे में बात की। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो बैंकर के हिसाब से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। इस बजट में एक प्रावधान है सी मार्ट का, जो सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स जो महिलाएं हैं, और एसएचजी में एक क्रांति है बैंकों के अंदर। महिलाओं का जो वो समूह है, स्वयं सहायता समूह बोलते हैं उसको, उसमें कोई एनपीए नहीं होता, उनका 100% रिपेमेंट है, और हम लोग उसे बड़ा आराम से कहीं भी उसको लोन देने में मतलब हमें उत्साह रहता है कि ये तो रिपेमेंट होना ही है। साथ ही साथ जो सी मार्ट है ये एक गेम चेंजर है। उस सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स जो महिलाओं के प्रोडक्ट हैं, जो कम्युनिटी रिटेल मार्केट्स हैं, मैंने विजिट में काफ़ी गाँव में भी देखा है, जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं यूनिक होते हैं, उनका बाजार इवन विदेशों में भी डिमांड है उनका। तो ये एक क्रांतिकारी कदम होगा जो महिलाओं का निश्चित रूप से सशक्तिकरण, बातें होती थी, अब वो शी मार्ट से और ज़्यादा एनहांस होगा, और जो वुमेन एम्पावरमेंट का ट्रू सेंस में ये एक गेम चेंजर साबित होगा। अब अंशु जी आपके इस प्रश्न का रिगार्डिंग किसान भाई जो हमारे देश की आत्मा है, और हम बोलते हैं भारत गाँव में बसता है, तो इस बजट में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है, देखिए किसानों को भी हैंड होल्डिंग और उनको कस्टमाइज ज्ञान प्राप्त देना ये बड़ा ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं कि कौन सा फसल वो लगाएं जिससे कि उन्हें ज़्यादा आमदनी हो सके, उनके अल्टरनेट और कौन सी तरीका है खेती के अलावा जिससे उनके आय में वृद्धि हो सके। तो इस क्षेत्र में जो भारत विस्तार का नाम सुना होगा आपने, ये AI डेवलप्ड ICR से जुड़ा हुआ एक प्लेटफॉर्म है जो उनके ही भाषा में उन्हें कस्टमाइज सपोर्ट करता है। तो बैंकों के लिए ये एक अवसर है कि उससे अपने डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म को जोड़ के जो हम ऑनलाइन STP स्टेट थ्रू प्रोसेस के थ्रू लोन देते हैं, तो ये गेम चेंजर होगा कि उन्हें अगेन MSME की तरह यहाँ भी उनको हैंड होल्डिंग होगा, उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, और इसके माध्यम से वो और अधिक ऋण ले सकेंगे और सफलतापूर्वक कार्य कर सकेंगे। दूसरा आपने और देखा होगा मत्स्य योजना में 500 रिजर्वायर अमृत सरोवर के हिसाब से वहाँ भी सपोर्ट हो रहा है। लाइव स्टॉक फार्मिंग, वेटनरी डॉक्टर्स, चूँकि कैटल में भी हम लोग मिल्क कैटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो वेटनरी डॉक्टर्स 20,000 वेटनरी डॉक्टर्स की भी ज़रूरत बताई जा रही है। साथ ही कोकोनट, आपका कैसियो, आपका आलमंड्स, ये सारी जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी फोकस ढंग से जो ज़्यादा इनकम जनरेटिंग क्रॉप्स हैं उसमें हम किसान भाइयों को अपार्ट फ्रॉम अदर वैल्यू चेन और सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के साथ साथ इस तरफ भी हम उन्हें मदद कर रहे हैं। कुल मिला के फार्मर्स को, फार्मर्स नहीं, कृषक नहीं, अब एग्रीप्रेन्योर्स बनाने की कोशिश की है। एग्रीप्रेन्योर्स बनेंगे तभी भारत विकसित होगा। सर इसी में थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं, चूंकि सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात भी कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात भी कर रहे हैं, और कल के बजट में ये घोषणा की गई कि सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड को भी 2000 करोड़ एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो इससे कैसे देखते हैं आने वाले समय में क्या पिक्चर उकेरी जाएगी या उभर कर आएगी इंडिया में, भारत? देखिए, सेल्फ रिलायंट फंड की स्थापना 2021 में हुआ था, और इस बार टॉपअप के तौर पे 2000 करोड़ रुपया अलग से इस क्षेत्र में दिया गया है। तो खासकर जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है, जो छोटे लघु उद्योग वाले हैं, जिनकी वल्नरेबिलिटी बहुत अधिक होती है। मान लीजिए कोई एक नया आइडिया लेके वो आए हैं जिनका वैल्यू बड़े उद्योग धंधे में कन्वर्ट होने की भी है, उस तरह से आया ये। और उस समय जो आत्मनिर्भरता की तरफ मान लीजिए वो उन उद्योग धंधों को आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ ये 2000 करोड़ के फंड से निश्चित रूप से इसको हमें लघु उद्योग को, माइक्रो एंटरप्राइजेज को आगे बढ़ाने में सहूलियत मिलेगी। जी प्रोफेसर पांडे जी, आपसे जानना चाहते हैं कि युवा शक्ति की जहां हम बात कर रहे हैं, युवा के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एम्प्लॉयमेंट जब तक उसे ना मिले, तो एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी के बेस पर क्या आपको बजट देखने को मिला? जितने भी उपाय हैं, विशेष करके जो स्किलिंग, कौशल विकास की बात है। कौशल विकास में जैसे आपको हमने बताया कि 1.5 लाख केयर गिवर्स, अगर एक स्थापना होती है आयुर्वेद के एम्स की, उसी के साथ साथ हम नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क के साथ अलाइंड इसमें बच्चों को दक्ष करें, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी तुरंत। जी, आप फार्मा शक्ति की बात कर रहे थे, बायो फार्मा, उसके कई ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा आप अपने देश में फार्मास्यूटिकल कंपनीज की स्थापना कर सकें। क्लिक केमिस्ट्री के द्वारा जो अभी हम लोग बाहर से मंगाते हैं दवाएं, उनका यहाँ पर उत्पादन शुरू,
और उसके लिए विद्यार्थी में उस प्रकार के कौशल विद्यमान हो। जी जी ये जितने भी उपाय हैं वो सभी उपाय कौशल केंद्रित है। जी पढ़ाई केवल रोट लर्निंग ना हो, पढ़ाई केवल सीमित इतना ना हो कि आपने कोई चीज़ समझ ली और उसको किया नहीं। जी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंडस्ट्री लिंक्ड, और ये जो ट्रिपल हेलिक्स कॉन्सेप्ट है जिसमें कि इंडस्ट्री, एकेडमी और गवर्नमेंट ये तीनों सर्पिलाकार एक दूसरे के साथ अन्योन्य संबंध बनाते हैं और जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पर हम आपको सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं। जी आने वाले दिनों में विकसित भारत के लिए एनर्जी में हमको आत्मनिर्भरता चाहिए। जी और अभी कुछ दिनों पहले दिसंबर में शांति एक्ट बिल से एक्ट बनने में 3 दिन लगे। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, न केवल ऊर्जा बल्कि जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, अगर न्यूक्लियर एनर्जी को आप हार्नेस करेंगे तो विद्यार्थी बजाय इसके कहीं बाहर जाकर कोई उद्यम लगाए, वो यहाँ पर उसको एनर्जी सुलभ मिलेगी, आप क्रेडिट उसको आराम से मिलेगा और वो खुद कैपेबल होगा कि वो अपने उद्योग को लगा सके। जी सर, कल के बजट में टूरिज्म के ऊपर भी बहुत जोर दिया गया है कि हमें भारत में टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। और न्यू टूरिस्ट गाइड के बारे में भी बहुत एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल टूरिज्म, जी हमारे यहाँ जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं और ऐसे तमाम देश में स्थान है जहाँ पर आपको बहुत ही कम कीमत में क्वालिटी हेल्थ केयर मिलता है। मेडिकल टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से 5 ऐसे हब बनाने की स्थापना करने की यहाँ इस बजट में परिकल्पना है जी। और विदेशों से लोग आकर के यहाँ टूरिज्म भी करेंगे, साथ साथ जो हमारे पुरातात्विक महत्व के स्थान हैं उनका दर्शन करना, देखना और साथ ही साथ अपने एलिमेंट्स को भगा लेना। जी इसके लिए IIMs लगभग 10,000 टूरिस्ट गाइड्स, क्योंकि कोई विदेश से आए तो उसी भाषा में उसके कल्चर का सम्मान करते हुए उनको यहाँ के बारे में जानकारी देना और टूरिज्म के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म, दोनों चीज़ों को एक साथ ला के रखना। ये दोनों ही प्रावधान इस बजट में किए गए। जी। प्रोफेसर पांडे, एक और बात, जो अभी आपने एनर्जी की बात की थी और कल के बजट में रेयर अर्थ कॉरिडोर की बात भी हुई, तो उसके पीछे क्या परिकल्पना देखते हैं आप सरकार की, क्या प्रतिबद्धता है और क्या संकल्प शक्ति होगी? रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की जो बात है, हमारे पास तमाम ऐसे रेयर अर्थ संसाधन हैं जो कहीं पर माइनिंग नहीं हो पाए हैं। जी। एक तो ओशन मिशन, स्पेस मिशन के तर्ज पर सी बेड से माइनिंग करना, और दूसरा 3 जो स्टेट्स हमारे पास साउथ के हैं उनमें जो रेयर अर्थ की उपलब्धता है जी। ये स्ट्रेटजिक मटेरियल्स हैं। अगर हमको सेमीकंडक्टर मिशन में जाना होगा तो उनको एक तरह से उनका एक्सट्रैक्शन और उनको एंड टू एंड का मतलब कि हम उनको परिष्करण करके उसका उपयोग में ला सकें। तो एक पार्ट तो ये हो गया कि आपको रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाना, और कॉरिडोर बनाने में ये ध्यान रखा जाए कि एनवायरनमेंट का अति दोहन ना हो। केवल जब आवश्यकता हो और उसकी आवश्यकता को कोई वहाँ पर जस्टिफाई करे कि हमको ये यहाँ से और माइन करना है, तभी आपको वहाँ पर। जी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, एनर्जी के प्रति प्रतिबद्धता और एनवायरनमेंट को कार्बन न्यूट्रल कोई और विधा नहीं है। धीरे धीरे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कोल है, पेट्रोलियम है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, या फिर नॉन रिन्यूएबल में भी आप जाइए तो उनकी भी एक क्षमता है। जो हम लोग SMRs की बात कर रहे हैं वो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बन न्यूट्रल हुआ और प्लस हमारे पास उसके संसाधन उपलब्ध है। जी। तो इन कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए युवाओं को इस प्रकार आप इकोसिस्टम प्रोवाइड करें जिससे कि उनको कहीं पर कोई कठिनाई ना हो। यानी कुल मिला के एनवायरमेंट फ्रेंडली बजट भी है ये, क्योंकि क्लीनर और ग्रीनर टेक्नोलॉजीज की तरफ हमको बढ़ना है। कल्याण कुमार सर, आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि कैपेक्स की बात ना हो, यूनियन बजट की चर्चा चल रही है और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात ना करें, कैसे देखते हैं जो सरकार ने घोषणा की है कि 12 लाख करोड़ से भी अधिक अब कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार एस्टिमेट कर रही है, तो क्या बेनिफिट्स और क्या इसके इम्पैक्ट्स दिखेंगे इकोनॉमी में? देखिए, पिछले वर्ष ये 11,11,000 करोड़ का कैपेक्स था, इस साल 12,20,000 करोड़ का कैपेक्स है। तो जिसमें आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़,
बायो फार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़। जी। साथ ही साथ आप देखें तो पूरब से पश्चिम डंकुनी से सूरत तक के लिए फ्रेट कॉरिडोर, साथ ही 50 के लगभग जो इंटरनल रोडवेज वाटरवेज है उसको बनाना, साथ ही 9 आपने देखा होगा रेलवे फास्ट रेल कॉरिडोर बनाना, साथ ही आपने कहा केमिकल के हिसाब से भी वो खोलना। और ये जो बृहत प्रयोग है, कैपेक्स है, ये एक अपॉर्चुनिटी पैदा करता है इकोनॉमी में गति लाने के लिए, रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर सृजन करने के लिए। और वहाँ पे बैंकों के लिए भी एक अवसर होता है जहाँ हम भी फिनेंसिंग उसमें भागीदारी करके पब्लिक प्राइवेट के हिसाब से हम भी फिनेंस करते हैं उन चीज़ों को। तो इस बजट में एक और प्रावधान जो है, जो प्राइवेट कैपेक्स आए उसको सहूलियत देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सुना होगा रिस्क फंड भी एक टर्म आई है जिसमें हम पार्शियल गारंटी देंगे उन लोगों को जो पूंजी लगाएंगे, जो उन्हें इंसुलेट करेगा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए रिस्क से बचाने के लिए। तो ये जो 12,20,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन क्षेत्रों में जो प्रायोरिटी एरिया है, जो हमारे हाथी पांडे साहब ने भी बताया आपसे, तो उन क्षेत्रों में जैसे क्रिटिकल जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, बाकी जो इनकी स्ट्रेटजिक ज़रूरत है देश को अगले पायदान पे ले जाने के लिए और विकसित भारत बनाने के लिए, तो ये कैपेक्स निश्चित रूप से हमें विकसित भारत की तरफ त्वरित गति से आगे बढ़ाने में मददगार होगी। सर, चलते चलते चूंकि आप देश के एक अग्रणी पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हाल ही में स्थापना दिवस भी आपने मनाया, कैसे देखते हैं इस बजट के परिप्रेक्ष्य में आपकी भूमिका, सेंट्रल बैंक की भूमिका विकसित भारत बनाने के लिए? मयंक जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देश का 114 वर्ष पुराना जो है प्रथम स्वदेशी बैंक है जी। और इसकी जो क्षमता इसके अंदर निहित है वो है इसकी 65% ब्रांचेज रूरल और सेमी अर्बन क्षेत्र में है। ये इसकी बहुत बड़ी शक्ति है और इसका जो विस्तार है पूरे भारतवर्ष में है और 8 में से 7 यूनियन टेरिटोरीज और 28.5 राज्यों में इसकी प्रेजेंस है। तो ये एक अच्छा मौका देता है हमें जो भारत की सेवा करने के लिए। हमने बताया जैसे एमएसएमई में जो हमारा ग्रोथ रेट है, या रिटेल एग्रीकल्चर, रैम सेक्टर हम उसे कहते हैं बैंकिंग के भाषा में, रिटेल एग्रीकल्चर एमएसएमई, उसमें हमारा जो लोन बुक है टोटल लोन बुक का, तो वो 69%, लगभग 70% इस क्षेत्र में है। तो जो बजट के प्रावधान हैं वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अपनी जो जोग्राफिकल और स्ट्रेटजिकल कहिए जो प्रेजेंस है उस हिसाब से फिनेंशियल इंक्लूजन में जो एक सुरक्षा कवच की बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन सब क्षेत्रों में भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही अग्रणी ढंग से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। मेरा ये कहना आपको संतोष प्रदान करेगा कि भारत सरकार ने प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग का मानक 40% रेगुलेटेड है कि उतना करना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये हमेशा 50 से 55% के बीच में रहता है। कृषि क्षेत्र में भी मिनिमम 18% सभी बैंकों को करना होता है, ये मानक है। हमारा ये हमेशा उससे अधिक ही रहता है। तो जो देश के छोटे क्षेत्रों में, छोटे टायर 2, टायर 3 सेंटर्स, उन क्षेत्रों में हमारी प्रेजेंस और जो हमारा इतने वर्षों का अनुभव है और लोगों का विश्वास जो इस बैंक के ऊपर है, देश का प्रथम स्वदेशी बैंक जैसे हमने आपसे बताया, तो इस बजट के प्रावधान निश्चित रूप से हमें राष्ट्र की सेवा और अच्छी तरीके से करने में हमें मददगार होगी। जी बिल्कुल। सर, आपसे चलते चलते क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए, उच्च शिक्षा में इस बार पिछले वर्ष की तुलना में 11.28% का इजाफा हुआ। हम लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी, ये सभी संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए एक्सेस और सर्वसुलभ बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। और उसी के साथ जो 3 वर्टिकल्स हैं, वोकेशनल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन और स्किल, इन तीनों का इतना बढ़िया से सम्मिश्रण हो सके कि जो शिक्षा वास्तव में हमें मिलनी चाहिए, जिसका हम उपयोग एक उद्यमी के तौर पर कर सकें, भारत के निर्माण में कर सकें, उसके लिए जो इंडस्ट्री रेडी हमारा जो प्रोडक्ट, हम उसको प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, हमारा तो विद्यार्थी एक मनुष्य ऐसा जो कि एक नैतिकता के साथ में एक कंपोनेंट ह्यूमन कैपिटल है हमारा, वो हम निर्माण करने की दिशा में है। और उसके लिए जितने भी प्रयास और जितने भी
स्टेप्स हमको लेने चाहिए वो हमारी शिक्षा नीति, फिर जो हाल में आई अन्य नीतियां थीं जिनके द्वारा हम फोकस्ड डीप टेक की बात कर रहे थे, चाहे वो क्वांटम मिशन हो, चाहे वो सेमीकंडक्टिंग मिशन हो, और फिर इस बजट में उसी को फैसिलिटेट करते हुए उन तीनों कर्तव्यों का ध्यान में रखते हुए सस्टेन्ड ग्रोथ, कैपेसिटी बिल्डिंग और सबका साथ सबका विकास, ये आपको इस बजट में परिलक्षित होता है, दिखता है। जो हमने पहले मूल संकल्पना की उसी को आगे हम लोग लेके बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कल्याण कुमार जी, आपका और प्रोफेसर अविनाश जी अपना कीमती समय निकालकर आप स्टूडियो में आए और इतनी सार्थक चर्चा रही, और सबका साथ सबका विकास, इसी आशा के साथ में हम लोग आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। थैंक यू सो मच। आभार सर, बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।